Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 26th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 26 अप्रैल 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ओपन होगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाता है। अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना और जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने इस प्रकार से ये तीन चैनल ओपन होंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 16,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो तीनों को ही जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अलग अलग चैनल पर आपको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, जैसे कि टीएनए का पीडीएफ हो गया, न्यूज़पेपर का पीडीएफ हो गया, देन उसके बाद डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप लोग कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हो। नाउ स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम बात करेंगे बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में, प्लस हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाया गया। मैं आपको बताऊंगा ये पॉलिसी कितने फ़ायदेमंद है, प्लस इस पॉलिसी की आवश्यकता क्या पड़ चुकी है, प्लस भारत और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आज के टाइम पर कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो पाया है, अगर नहीं हो पाया तो उसके पीछे कमियाँ क्या हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये आर्टिकल स्पेसिफिकली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। पहले हम लोग कुछ बेसिक को देखते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। वो ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर है। देखो जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो बिजली से चल रहे हैं, अब क्या होता है इनके अंदर बैटरी लगती है, उन बैटरीज को चार्ज करना होता है। बिना चार्ज के तो यहाँ पर वो चलेंगे नहीं। अब बैटरी चार्ज होगी तो उसके बेसिस पर हमारा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा। तो क्या है, उनके अंदर बैटरीज को जब लगाया जाता है तो इसी बैटरी को स्वैप करने के बारे में या फिर इसी बैटरी को एक्सचेंज करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो अभी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, बट अभी यहाँ पर आप लोग एक ओवरव्यू ले लो कि आखिरकार हम लोग किस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसी बैटरीज को एक्सचेंज करने के बारे में यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर बताया गया। हमारा मकसद यह है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर बना सके, प्लस हर कोई व्यक्ति यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हमारा गोल ये भी है कि हमें पोल्यूशन को कम से कम करना है। अभी क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में जो चार्ज स्टेशन है वहाँ पे जाते हो आप लोग, इस प्रकार से चार्जिंग को लगाना पड़ता है। अब वो व्हीकल चार्ज होगा पूरी तरह से, बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद आप गाड़ी को आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। इस आर्टिकल को द हिंदू और उसके अलावा और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स कवर कर चुके हैं, आप देख पाओगे। ये कुछ और आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ पे हिंदी आर्टिकल भी आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिचार्ज करने का झंझट होगा खत्म, बैटरी की अदला बदली से ही हो जाएगा सारा काम। बिल्कुल जो ड्राफ्टिंग, ये मैंने आपको बताया ना, ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है। स्वैपिंग का मतलब क्या है, अदला बदली करना। तो बैटरी की अदला बदली ही करके यहाँ पे सारा काम करेंगे, चार्जिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहोगे ऐसा क्या हो गया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल से। तो बैटरी स्वैपिंग क्या है, पहले तो सिंपल सा अगर कुछ लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे। बैटरी स्वैपिंग यहाँ पर एक तरीका है जिसके अंदर हम लोग अपनी डिस्चार्ज बैटरी को एक्सचेंज करेंगे चार्ज वाली से। हमने यहाँ पे गाड़ी चलाई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो क्या वो उस बैटरी को निकालो और जाकर दूसरी बैटरी ले लो। अब आप कहोगे इतना आसान कैसे हो सकता है, कहाँ से बैटरी लेंगे। तो इस प्रकार से वो स्टेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसको फॉलो भी किया जा रहा है। ये अलग अलग स्टेशंस बन गए। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये सारी बैटरीज़ हैं, ठीक है। इस मशीन के अंदर बैटरीज लगा दी गई। अब आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आप स्कूटर लेकर आए और यहाँ पे आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है। अब आपको बैटरी को चेंज करना है। देखो अगर यहाँ पर ये जो बैटरी डाउन हो चुकी है, अभी तक क्या चलता है, अभी तक ये चलता है भाई इसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा, ये पूरा चार्ज हो पाएगा, उसके बाद अपनी गाड़ी को आप लेके जा पाओगे। लेकिन अभी क्या है, आप बैटरी को तुरंत बदल सकते हो। और इसीलिए यहाँ पर ये जो व्हीकल्स हैं उनको एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा, ताकि जो बैटरीज है वो एक ही साइज़ की बने और हर एक व्हीकल के अंदर फिट हो जाए। अब कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, ये लगेगा, मान लो आपकी बैटरी डाउन हो गई, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इनकी बैटरी डाउन हो गई। अब ये क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचे, इस बैटरी को निकालेंगे, निकालने के बाद इस मशीन के अंदर उस बैटरी को डाल देंगे। अब इस स्क्रीन पर वो क्या करेगा, उस बैटरी को एक्सेप्ट करेगा, कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, एक्सेप्ट करने के बाद में इस बैटरी को चार्जिंग पे लगा देगा। तो ये बैटरी यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ये बैटरी चार्ज होना शुरू होगी आपको दूसरी बैटरी मिल जाएगी जो कि ऑलरेडी चार्ज
हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी को डालोगे और चार्ज वाली बैटरी आपको मिल जाएगी, और चार्ज वाली बैटरी मिल जाएगी तो उठा के लेकर आओ, इस वाली को निकालो, इस वाली को लगाओ, है ना। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है इसका बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का। क्लियर हुआ? तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी को हमें चेंज करना होगा, बदलना होगा। ये यहाँ पे बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है। ये क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, बहुत आराम से काम कर पाएंगे। अलग से यहाँ पे आप देख पाओगे लोगों को एक बहुत आराम मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि भाई हमारी गाड़ी चार्ज होगी उसके बाद चलेगी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी। देन उसके बाद अभी के लिए जो ये बैटरी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में देखने को मिलेगा। जो 2 पहिए वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है या 3 पहिए वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है या छोटी वाली बैटरी गाड़ी हो गई, उनके लिए यहाँ पर ये अभी प्रोसेस अवेलेबल है। बट अभी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हो गए, यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक बसेस हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, प्लस यहाँ पे 4 व्हीलर्स हो गए, तो उनके लिए यहाँ पे काम चल रहा है। उनके लिए भी यहाँ पर एक अलग से सोल्यूशन हम लोग देख पाएंगे। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पे आपने देख लिया कि बैटरी स्वैपिंग कैसे काम करती है। इसी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं हम लोग। यही आपने न्यूज़ पढ़ी है। न्यूज़ क्या पढ़ी है कि भाई यहाँ पर जो नीति आयोग है, इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की ड्राफ्ट बैटरी पॉलिसी को रिलीज़ कर दिया है। हम लोगों का फोकस भी है कि हम लोग 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के अंदर इस प्रकार से बैटरी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे कि कौन से मॉडल पर वर्क करेगा। देखो, जो बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ये बेस मॉडल के ऊपर वर्क करेगी। बेस मॉडल क्या है? यह है बैटरी एज अ सर्विस। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, बैटरी एज अ सर्विस को समझना बहुत आसान है। पहली चीज़ आप ये देखो, जब आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने जा रहे हो, मान लो मैन्युफैक्चरर है जो भी यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बना रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ पर 2 प्रकार से इस व्हीकल को बेचेगा, ठीक है। अब आप दुकान पे गए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए, तो आपको 2 तरीके से देगा। एक तो कहेगा कि वो आप व्हीकल्स के अंदर फिक्स्ड बैटरी होती है, ठीक है। एक तो ऐसी गाड़ियाँ होती है जिसके अंदर जो बैटरी होती है वो फिक्स्ड होती है, उसको आप निकाल नहीं सकते। तो अब क्या होगा, निकाल नहीं सकते तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपको ले जाकर चार्ज करना पड़ेगा हर जगह पर, क्योंकि आप बैटरी को निकाल नहीं सकते, वो फिक्स होती है। और यहीं पर एक दूसरे प्रकार के व्हीकल्स मिलते हैं जिसमें रिमूवेबल बैटरीज आती है, जिनको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, निकाला और दूसरी लगा दी, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। तो एक प्रकार के व्हीकल्स ये हो गए जिसमें बैटरी फिक्स और रिमूवेबल दोनों होती है। और दूसरे प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, जो व्हीकल है वो बिना बैटरी के मिलता है, ठीक है। तो मतलब बिना बैटरी के व्हीकल मिलेगा, आप ले लोगे? बिल्कुल ले लोगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, बैटरी बिना व्हीकल बिना बैटरी के मिलेगा, या फिर जो बैटरी है उसको लीज पर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पर रेंट पर आपको वो बैटरी मिल जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी है। अब जब लीज पर लोगे ना, तो वो जो व्हीकल है आपको वो सस्ता पड़ेगा। ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, व्हीकल आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो भी सेल है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जो भी यूज़र है, जो भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है बैटरी का इस्तेमाल कर सकता है। जो भी उसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है उसके स्वैप स्टेशन पर ले जाकर चेंज कर अपनी बैटरी को डालकर, ठीक है, और उसको अपनी गाड़ी को चला सकता है। वो हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया। तो ये तो है हमारा ये वाला मॉडल। इसके साथ साथ यहाँ पर इसके फ़ायदे ये भी देखने को मिल जाएंगे। पहले आपको बड़े बड़े स्पेस चाहिए होते, बड़े बड़े जगह चाहिए होती थी जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, फिर चार्जिंग पे लगती थी। अब इतना कुछ चाहिए नहीं। यहाँ पर आपने गाड़ी लेकर आना है, अपनी बैटरी को निकाल कर चार्जिंग स्टेशन में डालना है और दूसरी बैटरी निकाल के लगा के चल देना है, ठीक है। ये एक ऐसा सोल्यूशन है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर अपने घर पे कोई भी पार्किंग स्पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप लोग यहाँ पे घर पे भी चार्ज कर लिया करते थे, ठीक है। उसके लिए एक अलग से एरिया चाहिए था, लेकिन अब उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसा भी काम कर सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के अपने आप में काफ़ी सारे फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि देखो, इस पॉलिसी के अंदर में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इतना टेक्निकली रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से अपना काम खुद कर सकते हो। कस्टमर फ्रेंडली है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, विश्वास करने लायक है, सेफ है, कोई खतरा नहीं है और कस्टमर फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि भाई कस्टमर अपना काम कर सके, ठीक है। उसको ऐसा ना हो कि यहाँ पे बार बार जाना पड़ रहा है, दूसरी जगह से वो काम करवाना पड़ रहा है, ठीक है। वो आराम से खुद कर सकता है। तो ये चीज़ आप देख पाओगे। तो टेक्निकली यहाँ पर काफ़ी ईजी देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस को हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। दूसरा, यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर आप देख पाओगे क्या होगा, जो हमारी सरकार है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। सर, ये जो बैटरी प्रोवाइडर्स जो बैटरी देंगे ना, उनको पास यहाँ पे पैसा आएगा, उनको ये सपोर्ट मिलेगा इस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स होंगे उनको भी यहाँ पर काफ़ी सारा फायदा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि यहाँ पे टैक्स को हम लोग थोड़ा सा कम कर रहे हैं। आपको पता होगा, रिसेंटली चर्चा में था, हमने इसको कवर भी किया था कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है,
जो ये लगाया जाता है लिथियम आयन बैटरीज़ के ऊपर, ठीक है। अब बैटरीज़ के ऊपर जो पहले टैक्स लग रहा था वो 18% का लग रहा था। अब हमारी सरकार ने यहाँ पे सजेशन दिया कि भाई इस काउंसिल को, कि भाई जीएसटी काउंसिल जो बैठती है वो यहाँ पर टैक्स का मामला सेट करती है, उनसे बोला गया था आप इस टैक्स को थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। इसको टैक्स को कम कर लोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सामान सस्ता हो पाएगा, चीपर हो पाएगा, इस पर हम लोग काम थोड़ा सा और आसानी से कर पाएंगे। तो टैक्स को कम करने का भी इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर एक और ख़ास बात देखने को मिलेगी, जो ये बैटरीज होंगी ना, इस बैटरी के ऊपर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। यहाँ पर पॉलिसी ने ये जो हमारी पूरी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, ये कॉन्सेप्ट भी रखने के बारे में चर्चा करी है, इसका प्रपोजल भी दिया है कि भाई हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा इन स्वैपेबल बैटरीज़ के ऊपर, ठीक है। अब जहाँ पर भी बैटरी बन रही है वो एक नंबर बनाएगा, वो उस नंबर को उस पर लगा देगा, जिससे क्या होगा, हम उस बैटरी को ट्रैक कर पाएंगे कि वो बैटरी कहाँ पर, उसको मॉनिटर कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये फोकस भी यहाँ पर रहने वाला है। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर हुआ। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉन्सेप्ट को कौन चला रहा है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी है बी, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ पर यहाँ पे आप कह सकते हो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर इस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के पास में है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो यही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इस बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी को लेकर भी। बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी का जो भी नेटवर्क होगा कंट्री के अंदर, वो सब यहाँ पर रन करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है बी। एक बार फुल फॉर्म और बोल देता हूँ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आएगा, अब इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा खासा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखो, ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, सबसे पहला पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो जो पुराने वाले व्हीकल्स हमारे पास आ रहे हैं उनमें बैटरीज बिल्कुल फिक्स्ड हैं, ठीक है। एक जगह पर बैटरी सेट है, वो बैटरी आप निकाल नहीं सकते। अगर आप लोग कहीं जा रहे हो तो आपको गाड़ी खड़ी करके उसको चार्जिंग में लगाना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे जब चार्ज फुल हो जाएगा तब गाड़ी को चला पाओगे। तो एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी, इसकी वजह से हमें पॉलिसी की आवश्यकता पड़ रही है कि भाई ऐसा तो कुछ होना चाहिए कि बैटरी को हम लोग रिमूव कर सकें, हटाकर दूसरी बैटरी लगाकर चला सकें। कोई इमरजेंसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई फिर यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे फ्यूलिंग स्टेशंस, जैसे कि अभी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर चार्जिंग होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर चार्जिंग के लिए स्टेशन बनाना पड़ता है और बड़े बड़े स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे अभी बाकी सारे व्हीकल्स के लिए स्टेशन बनता है, वैसे यहाँ पर आप कह सकते हो एक चार्जिंग नेटवर्क भी हमारे लिए ज़रूरत पड़ जाता है। क्लियर हुआ? तो उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी ये पॉलिसीज़ हैं सारी की सारी, वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम को ठीक करेंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा था इसीलिए यहाँ पर मैंने पॉज किया, लेकिन आई होप आप थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। बीच में एकदम से ब्लर हुआ था, अब ठीक हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमारा फोकस ये भी रहने वाला है, देखो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना पड़ता है। आप चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे तो उसके लिए बड़े बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े जगह चाहिए होती है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ के अंदर। फिर उन जगह के अंदर हम लोग इस स्टेशन को बना पाते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। इसकी वजह से हम लोगों को बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ज़रूरत है। भाई यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी होगी तो ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कम जगह की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारी भारत सरकार है, इन्होंने अपने बजट की स्पीच में, जो 2022-23 का बजट था, वहाँ पर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई बिल्कुल जो हमारी केंद्र सरकार है वो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर देगी और हम लोग अब इस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को चलाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो हमारा का पूरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंप्रूव कर सकें। अपने कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग प्रॉपरली बढ़ावा दे सकें, लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेस करें, ठीक है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर देखने को मिल जाएगा इस स्टेप से। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, हमने आर्टिकल को पूरी 360 डिग्री में कवर किया है कि इसका इंपैक्ट क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस पहला ये है, पोल्यूशन को कम करेगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है तो और भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा और हमारा फोकस भी है कि हम लोग डीकार्बोनाइज कर सकें अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, क्योंकि आज के टाइम पर जो बहुत सारा पोल्यूशन है वो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकल रहा है। तो अब क्या होगा, इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। हमने पहले से काफ़ी सारे टारगेट सेट कर रखे हैं। 2030 तक हमने सेट कर रखा है 1 बिलियन से हम लोग कार्बन को कम करेंगे। 2070 तक हमारा नेट जीरो का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा कि पोल्यूशन बिल्कुल कम करेंगे। तो इस पोल्यूशन को कम करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी बहुत मदद करेगा, क्योंकि आज के टाइम पर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको रिप्लेस कर देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये पॉलिसी भी हमें डेफिनेटली मदद करने वाली है।
देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो 2021 के अंदर 1434 बिलियन डॉलर्स का था और अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये एक्सपेक्टेड है ग्रो होकर लगभग 15,397 बिलियन डॉलर्स का पहुंच जाएगा 2027 तक। तो अपने आप में एक इम्पैक्टफुल चेंज देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काम करना चाहिए, ये इसके इंपॉर्टेंस देखने को मिलेंगे। अब कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, ये तो हमने पूरी खबर पढ़ ली। अभी कुछ और चीज़ें ये हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडिया का क्या कनेक्शन है, प्लस कहाँ पर आज के टाइम पर स्टैंड करते हैं, अगर चीज़ें चल रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेंस के पर्सपेक्टिव से तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इस व्हीकल के मामले में इंडिया भी यहाँ पर एक टॉप की कंट्री बनकर निकलता है। इनफैक्ट अगर हम लोग एक चीज़ ये देखें, हर 100 में से जो 2 कारें निकल रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है। मतलब हर 100 में से 2 कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बिकी हैं 2020 के अंदर और जो कि आज के टाइम पर ये रेट बढ़ता हुआ चला रहा है, ठीक है। बैटरी की कॉस्ट आज के टाइम पर आप देख पाओगे काफ़ी हद तक डाउन जा चुकी है, ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट हमें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पोल्यूशन फ्री स्टेटस की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर पाएँ। उसी चक्कर में भारत यहाँ पे सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को और सपोर्ट करते करते भारत ने यहाँ पर एक कैंपेन को सपोर्ट किया है। कैंपेन चलाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल 30@30 कैंपेन। ध्यान रखना ये 30 कैंपेन क्या है, 30 कैंपेन ये है कि हम लोग 2030 तक क्या करेंगे, हम लोग लगभग 30% जो व्हीकल्स हैं अपने कंट्री के अंदर वो 30% तक हम लोग नए व्हीकल्स को सेल करेंगे। ये हमारा फोकस है। तो 2030 तक 30% जो व्हीकल होंगे नए व्हीकल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा। ये हमारा फोकस है। उसके पीछे का रीज़न है हमने देखो अलग अलग समिट के अंदर अलग अलग प्लेजेस ले रखी हैं कि भाई पोल्यूशन को कम करेंगे। वो मैं आपको बता चुका हूँ 2030 तक हम लोग 1 बिलियन टन से कार्बन को कम करेंगे और 2070 तक हम लोग नेट जीरो जो कार्बन है उसकी तरफ बढ़ेंगे, अपने कंट्री को पोल्यूशन फ्री बनाएंगे। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में भारत के पास क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पूरी जान है, पूरी ताकत है वो बैटरी है। बैटरी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से भूल जाओ। तो अब बैटरी को बनाने के लिए यहाँ पे आपको लिथियम आयन लगता है, आपको पता है। अब क्या होता है बैटरीज को बनाने के लिए भारत यहाँ पे काफ़ी सारा जो लिथियम आयन सेल है वो इंपोर्ट करता है। हम लोग अलग अलग देशों से इसको परचेज करते हैं, जैसे चिली, अर्जेंटीना और यहाँ पे चाइना वगैरह हो गया, तो इनसे हम लोग यहाँ पर इनको परचेज करते हैं। अब जब यहाँ पे परचेज करते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन कंट्रीज़ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा इशू देखने को मिलेगा क्योंकि हमें इस सेक्टर के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट करना पड़े, अपने आप को खुद के ऊपर डिपेंड करना होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोग किसी दूसरे देश के ऊपर टिके पड़े हैं क्योंकि ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरीज़ के मामले में भारत को खुद काम करना होगा। तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज़। अगर हम लोग देखें 2018 में तो इंडिया के अंदर जो चार्जिंग स्टेशन है वो बहुत कम देखने को मिलते थे। 650 चार्जिंग स्टेशन थे बस 2018 में, मतलब इतने कम चार्जिंग स्टेशन। तो कैसे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो पाएगा। हालांकि 2022 चल रहा है, अभी ये चीज़ें बढ़ चुके हैं, चार्जिंग स्टेशंस काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने नहीं बढ़े हैं कि हम लोग दूसरे देश को टैकल कर पाएँ क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पे 5-5 मिलियन चार्जिंग स्टेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे 50-50 लाख चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर, तो उस चीज़ को हमें कम्पीट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या है, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर की कमी है। इनफैक्ट भारत के अंदर आप देख पाओगे किसकी चीज़ की कमी देखने को मिलेगी। एक तो बैटरीज़ के अंदर हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर पाते हैं, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं, और यही 2 चीज़ें मेन हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स हैं उन सब के अंदर सेमीकंडक्टर्स। आप जिस मोबाइल फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो उसके अंदर सेमीकंडक्टर है, बल्ब जल रहा है वो सेमीकंडक्टर उसके अंदर, हर जगह पर, कार के अंदर, मतलब सेमीकंडक्टर्स हर जगह पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसी के अंदर हम लोग काफ़ी हद तक कमी छोड़ चुके हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ पे काम किया जा रहा है, आपको पता होगा सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वगैरह चलाया है। तो अभी यहाँ पर ये कमियाँ देखने को मिलती हैं, इन कमियों को थोड़ा सा सुधारना होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉन्सेप्ट को आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो, पूरा निचोड़ चुके हो, क्या है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैसे भारत को यहाँ पर क्या क्या चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। वीडियो को लाइक कर देना, दोबारा याद दिला देता हूँ। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है और इम्पॉर्टेंट है।
आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी यहाँ पे मिलेगी। एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है फ़ोन टैपिंग को लेकर। अब ये जो फ़ोन टैपिंग है इसको लेकर क्या क्या कानून है भारत के अंदर, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के फ़ोन को टैप कर सकता है, कोई आम व्यक्ति नहीं, कोई ऑफिसर कैसे यहाँ पर फ़ोन की टैपिंग कर सकता है, दूसरे की बात कैसे रिकॉर्ड कर सकता है, दूसरे की बात को कैसे सुना जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन के ये काम कर रहे हो तो वो इलीगल है। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बेसिक क्या है, तो कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है कि एक लेडी आईपीएस ऑफिसर है जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक एफआईआर फेस कर रही हैं। ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है मुंबई के अंदर में। बोला जाता है कि यहाँ पर इन्होंने राज्यसभा के एक एमपी हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, तो उनकी फ़ोन टैपिंग करी है जानबूझकर, ज़बरदस्ती तरीके से यहाँ पर उन्होंने फ़ोन टैपिंग करी और इसी के आरोप में यहाँ पे एफआईआर का सामना कर रही हैं ये। क्लियर हुआ। आप देख पाओगे इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि फ़ोन टैपिंग को लेकर क्या क्या हमारे पास लॉज देखने को मिल जाएंगे। तो शिवसेना के संजय राउत हैं जिन्होंने यहाँ पर ये चार्जेस लगाए, ठीक है, और सरकार से, मतलब सरकार के ऊपर भी चार्जेस लगाएं कि भाई सरकार जो है इन आईपीएस ऑफिसर को प्रोटेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर ये जो ऑफिसर हैं, ये जो विमेन है, ये जो महिलाएं, ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका नाम क्या है, रश्मि शुक्ला। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये चीज़ें मैंशन की गई हैं। क्लियर हुआ। इस पूरे आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर दिया है, ये आप देख पाओगे। कुछ यूनिक सा हटकर आर्टिकल आया है। पूरा आर्टिकल मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्रॉप करके, इस वाले आर्टिकल को रीड करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मैंने इस पूरे आर्टिकल को आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आगे हम लोग इसको समझेंगे ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके जो भी हेडिंग्स हैं देख पाओगे, अलग अलग हेडिंग्स दी गई हैं, कैसे फ़ोन ट्रैप किया जाता है, फ़ोन टैपिंग क्या होती है, कौन कर सकता है, अलग अलग हेडिंग्स दी गई हैं। तो अलग अलग हेडिंग के हिसाब से हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट, हाउ आर फोन्स टैप्ड इन इंडिया। फ़ोन को भारत के अंदर कैसे टैप किया जा सकता है। देखो होता क्या है, जो ये टैपिंग है वो एक कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। आज के टाइम पर जो ज़्यादातर कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो मोबाइल फ़ोन से हो रही है। और यहाँ पे अब मोबाइल फ़ोन क्या है, एक आपको एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर जो भी आपको सर्विस मिल रही है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर बैठा है जो कि आपको सर्विस दे रहा है। उसके सर्विस को लेकर आप लोग यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर पा रहे हो। अब जो ये सर्विस प्रोवाइडर उसके वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे लॉ यानी कानून वगैरह से बंधा पड़ा है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा एक कंप्यूटर के माध्यम से हो रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अथॉरिटी इजाज़त दे दे कि भाई हाँ इस व्यक्ति की आप फ़ोन टैपिंग कर सकते हो, वो कैसे इजाज़त मिलती है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे फ़ोन टैपिंग को करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ में यहाँ पर काफ़ी बातचीत करनी पड़ेगी। उस सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत करनी होगी, तो सर्विस प्रोवाइडर आपको वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा। उस कंप्यूटर से जो कनेक्टेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो फ़ोन टैपिंग क्या है कि किसी दूसरे के व्यक्ति का जो फ़ोन है वो टैप कर लिया जाए, क्या क्या बात कर रहा है वो सारी रिकॉर्ड करके रखी जाए और उनको देखा जाए। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है, आपने समझ लिया फ़ोन टैपिंग क्या है, कैसे होती है। दूसरा यहाँ पर कौन ये फ़ोन टैप कर सकता है, मतलब कौन कौन व्यक्ति, क्या आप कर सकते हो, कोई क्या आम व्यक्ति कर सकता है, नहीं, वो इलीगल है। यहाँ पे ध्यान रखना। पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, जो स्टेट पुलिस है हमारी, राज्य सरकार के अंदर जो पुलिस है उसके पास पावर है, वो यहाँ पर फ़ोन को टैप कर सकता है। दूसरा यहाँ पर आपको 10 सेंट्रल एजेंसीज देखने को मिलेंगी। केंद्र सरकार के अंदर 10 एजेंसीज आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन 10 एजेंसी के बाहर कोई नाम यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल सकता है और पूछा जा सकता है क्या ये यहाँ पे फोन टैप कर सकता है, तो यहाँ पर आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है वो 10 एजेंसी कौन कौन सी, एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन सीबीआई, देन उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, देन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो ये सारी आपको एजेंसीज देखने को मिलती हैं। तो सेंट्रल लेवल पर हमारी केंद्र सरकार की ये 10 एजेंसी किसी के फ़ोन को टैप कर सकती हैं, प्लस यहाँ पर राज्य सरकार की पुलिस भी फ़ोन को टैप कर सकती है। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट हाईलाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में छाप लेना। कोई और दूसरी एजेंसी या कोई दूसरा व्यक्ति अगर फ़ोन टैपिंग करता है तो वो यहाँ पर इलीगल होगा, सीधा सीधा उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस फोन टैपिंग को लेकर क्या क्या लॉज है, मतलब कोई कानून तो होगा ना जिस कानून के बेसिस पर टैपिंग की जा रही है। हाँ, ऐसा है। देखो जो ये फ़ोन टैपिंग है इंडिया के अंदर, उसको गवर्न करने के लिए ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का एक्ट है जो कि यहाँ पर फ़ोन टैपिंग को पूरी तरह से गवर्न करता है। इसका जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि मान लो कोई पब्लिक इमरजेंसी आ चुकी है, लोगों की सेफ्टी करनी है, लोगों की सेफ्टी को एक कंसर्न आ चुका है, कोई यहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसके बेसिस पर फ़ोन टैपिंग की जा सकती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के थ्रू। लेकिन कौन कौन कर सकता है वो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया है।
क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमें बताया कब फ़ोन टैपिंग करोगे, जब पब्लिक सेफ्टी की बात आएगी, या फिर कंट्री की सॉवरिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी की बात आएगी, या फिर कंट्री के हमारे किसी दूसरे कंट्री के साथ में रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो उस बेसिस पर अगर कोई बात आती है तो हम लोग यहाँ पर ये फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेस को एक्सेप्शन में रखा गया है, प्रेस की फ़ोन टैपिंग नहीं की जाएगी, पहला पॉइंट ध्यान रखने के लिए। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो भी यहाँ पर फ़ोन टैपिंग करेगी, उस अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, एक जो रीज़न है वो देना पड़ेगा, राइटिंग के अंदर लिखित में रीज़न लिखना होगा कि हाँ भाई हम लोग ये फ़ोन टैपिंग क्यों कर रहे हैं, एक ठोस रीज़न होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो फ़ोन टैपिंग को लेकर ये आपको लॉस देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन यह है कि इस फ़ोन टैपिंग को प्रॉपर ऑथोराइज कौन करता है, मतलब कि कौन इसको लेकर ऑर्डर देता है, कौन अधिकार देता है, किसके पास अधिकार है, ठीक है, कौन यहाँ पर ऑर्डर वगैरह देकर इसको टैपिंग को करवाता है। देखो जो फ़ोन टैपिंग है इसको ऑथोराइज किया जाता है इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट रूल्स 2007 के 419A से, जो रूल नंबर 419A है, इसके माध्यम से यहाँ पे ऑथोराइजेशन के बारे में बातचीत होती है। अगर हम लोग केंद्र सरकार के लेवल पर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये ऑर्डर दिया जाता है वो यहाँ पर जो सेक्रेटरी होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, वो यहाँ पर क्या करेगा, इसको लेकर एक ऑर्डर देगा, वो इजाज़त देगा। और ये तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। अगर हम लोग बात करें राज्य सरकार में अगर टैपिंग करनी है तो इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा, जो सेक्रेटरी होगा टू द स्टेट गवर्नमेंट, ऊपर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का व्यक्ति, यहाँ पर सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति होगा वो अगर यहाँ पे ऑर्डर देता है देन उसके बाद आगे की फ़ोन टैपिंग की जाएगी। तो ये जो ऑर्डर हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर अलग अलग व्यक्ति इशू करता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उस वक्त पे हम लोगों को कैसे यहाँ पे फ़ोन टैपिंग का ऑर्डर मिलेगा। देखो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे एक तरीके से इमरजेंसी क्रिएट हो रही है, तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर यहाँ पर इशू किया जा सकता है एक ऑफिसर के थ्रू, लेकिन यहाँ पर वो जो ऑफिसर है उसकी जो रैंक है वो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे की नहीं होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक से ऊपर का व्यक्ति है तो वो यहाँ पर ऑथोराइज़ कर सकता है, वो यहाँ पर एक तरीके से ऑर्डर दे सकता है। क्लियर हुआ। जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पर अगर हम लोग को यहाँ पर करना है ये फ़ोन टैपिंग करना है, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आई है, तो वहाँ पर आप लोग एक तरीके से क्या कर सकते हो, एक प्रायर अप्रूवल ले सकते हो जो हमारे एक तरीके से सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आ गया, उसके बाद जब आप लोग रिमोट एरिया के अंदर हो तो कोई सेकंड सीनियर ऑफिसर होगा। ठीक है, वो ऑफिसर किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का होना चाहिए। ठीक है, तो उसके आप रैंक ले सकते, उसकी जो है अप्रूवल ले सकते हो, उसके अप्रूवल के माध्यम से आप लोग यहाँ पर रिमोट वाले एरियाज़ में टैपिंग कर सकते हो। अब वो जो व्यक्ति है मतलब जिससे यहाँ पर ये अप्रूवल लिया गया है वो सेंट्रल एजेंसी के मतलब सेंट्रल लेवल पर, हमारी केंद्र सरकार के लेवल पर किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इस एजेंसी का सेकंड ऑफिसर होना चाहिए, उससे आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्टेट की जब बात करते हैं तो स्टेट के अंदर आप किसी भी व्यक्ति से ले सकते हो, लेकिन उसकी रैंक जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होनी चाहिए। इस वाले ऊपर वाली रैंक से ही आप लोग यहाँ पर अप्रूवल लेकर जो है ये फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। क्लियर हुआ। तो फ़ोन टैपिंग कैसे कैसे हो सकती है, इमरजेंसी सिचुएशन में कहानी बदल जाती है। कोई इमरजेंसी हो गया तो यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति से भी, लेकिन वो व्यक्ति को ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी, तब यहाँ पे फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। फिर उसके बाद एक कन्फर्मेशन मिलेगा। देखो ये जो कन्फर्मेशन है ये यहाँ पर एक अथॉरिटी देती है। अगर मान लो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन किसी को नहीं मिलता है तो बेसिकली वो यहाँ पर ये फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता। आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है और मिसयूज़ को लेकर क्या करना है, मतलब कि अगर इसका मिसयूज़ होने लगा तो ठीक है, तो उसको लेकर कोई कॉन्सेप्ट है क्या, तो हाँ इसको लेकर भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल पाएंगे। देखो लॉ बिल्कुल ही क्लियर बोलता है कि आप फ़ोन टैपिंग वगैरह का जो ऑर्डर है तब दोगे जब कोई एक दूसरा तरीका नहीं है इन्फॉर्मेशन लेने का। मान लो यहाँ पर फ़ोन टैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तभी यहाँ पर वो व्यक्ति की फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। क्लियर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसका ये जो फ़ोन टैपिंग है अगर वो मतलब दे दिया गया तो वो है, ठीक है, उसको अगर रिवोक नहीं करते हैं, मतलब पहले ही यहाँ पर उसको ख़त्म नहीं किया जाता है तो वो 60 दिन तक चलेगा, 60 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। ठीक है, तो फ़ोन टैपिंग आप 60 दिन तक कर सकते हो, लेकिन 60 दिन के बाद अगर मान लो और भी ज़रूरत है तो उसको रिन्यू करवाया जा सकता है, तो 180 दिन तक यहाँ पर रिन्यू करवा कर वो फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। क्लियर हुआ इसके बारे में, तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो बाकी यहाँ पे फ़ोन टैपिंग वगैरह कौन करवाता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया, एक ठोस रीज़न होना चाहिए, और वो जो रीज़न है, जो भी हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो भी ऑर्डर इशू कर रही है, उस अथॉरिटी को क्या करना होगा, वो रीज़न लिखना होगा, और वो जो रीज़न है उसकी एक फ़ोटो कॉपी फॉरवर्ड करनी होगी कमेटी को। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर ये जो कमेटी है इसके पास ये फॉरवर्ड कॉपी आ जानी चाहिए, और वो जो कॉपी है फिर वो उसको अंडरस्टैंड करेगी, उसके पास भी एक कॉपी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर
एक चीज़ और आती है लास्ट में, मान लो यहाँ पे फ़ोन टैपिंग वगैरह हो चुकी है, मामला पूरा देख चुका है हम लोग, अब मान लो यहाँ पर फ़ोन टैपिंग को डिस्ट्रक्ट करना है, इसको हटाना है, ख़त्म करना है, तो क्या करना होगा। तो यहाँ पे बोला गया इस रूल के अंडर में जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी किया जाएगा, हर 6 महीने के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो भी यहाँ पे सर्विस देता है, उसको भी यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है, ये मेंशन किया गया कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर उसको भी ये अपने सारे जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्ट्रॉय कर देने होंगे। तो ये है फ़ोन टैपिंग का मामला। आई होप आप लोग यहाँ पर एक एक बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि फ़ोन टैपिंग कौन कर सकता है, प्लस कैसे होती है, क्या क्या कानून आपको देखने को मिल पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर कौन कौन कर सकता है, एमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे मिसयूज़ को लेकर क्या क्या बात बताई गई है। फिलहाल तो यहाँ पे बोला गया भाई जब तक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट ना हो तब तक आप नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर फ़ोन टैपिंग को लेकर जो भी रिकॉर्ड वगैरह वो बाद में डिस्ट्रक्ट भी किए जाते हैं, हटाए भी जाते हैं। ठीक है, ये जो स्लाइड है रिपीट हो चुकी है, वापस से पहली वाली स्लाइड, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में भी हमारे पास काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे बात की गई स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो है ICCC का, मतलब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। तो ये ICCC क्या होता है, मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम लोग लगभग 100 यानी 100 स्मार्ट सिटीज़ होंगी, उन स्मार्ट सिटी के अंदर इस वाले कमांड सेंटर को बना देंगे। इन 100 स्मार्ट सिटी के पास में इनका खुद का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर होगा। वो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आता है, जैसा आप देख पाओगे ये भोपाल का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, जो कि पूरे के पूरे रीजन को, पूरे के भोपाल को ध्यान से देखेगा, मतलब जिस भी शहर के अंदर होगा उस शहर के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखने का ये काम करेगा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर। ठीक है, तो ये ICCC क्या होता है, आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो ये जो ICCC देखने को मिलते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, आपको अलग अलग राज्यों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको स्मार्ट शहर का जो ये मिशन है, वहाँ पे आपको स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटीज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर। वहाँ पर आप देख पाओगे ICCC इसके ऊपर काम करने के बारे में चर्चा की गई है, और प्लस काफ़ी सारी जगह पर आपको ICCC देखने को भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मेंशन किया गया, जो हमारी सरकार है इन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सेटअप करेंगे। ठीक है, और बाकी सारे जो बच्चे कुछ होंगे उनको अगले 15 अगस्त तक यहाँ पर हम लोग सेटअप करने के ऊपर पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं। अब ICCC का मेजर काम क्या होगा, इसको समझते हैं। ये बेसिकली एक नर्व सेंटर की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा रीजन होगा, मतलब जिस भी शहर के अंदर ये कमांड सेंटर होगा, उसकी पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। वहाँ पे कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह आता है उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा। उस शहर की पूरा सर्विलांस किया जाएगा, मतलब पूरा शहर निगरानी में होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, यहाँ पर उस शहर के मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, बिल्कुल आप कह सकते हो कि लाइव यहाँ पर सब कुछ देखा जाएगा, उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है पूरे शहर के ऊपर में। कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर उस इमरजेंसी को अच्छे से रिस्पॉन्स किया जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार यहाँ पर ये काम करेगी, वो ऑलरेडी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि स्मार्ट लिविंग को प्रमोट करेंगे, स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट पॉपुलेशन और स्मार्ट मोबिलिटी को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार ऑलरेडी काम करते हुए आप लोग को नज़र आती है। बाकी यहाँ पे जो ICCC है, इनको लिंक कर देंगे हम लोग CCTNS से। CCTNS क्या है, ये है क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो बेसिकली क्राइम वगैरह को भी यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। तो ICCC का मकसद यह है कि हम लोग उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या कर सकें, क्राइम को कम कर सकें, निगरानी प्रॉपर रख सकें, कोई डिजास्टर आए तो उसको टैकल किया जाए, कोई इमरजेंसी आए तो उसको रिस्पॉन्स किया जाए। तो मतलब उसके सेफ्टी के ऊपर भी हर तरीके से यहाँ पर उस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। प्लस यहाँ पे ये जो सेंटर होगा, ये हम लोग को काफ़ी सारा डेटा वगैरह भी प्रोवाइड करवाएगा उस पर्टिकुलर रीजन को लेकर। अब उस डेटा का यूज़ करके हम लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, हमारी सरकार जो है प्लानिंग को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, अपनी यहाँ पर नीतियाँ बना सकती है। तो ये सारे चीज़ें आप देखने को मिलेगा, वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम लोग को मिलने वाला है। अब ये जो ICCC इनको सेटअप किया जाएगा स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। अब स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन बेसिकली यहाँ पर एक केंद्र सरकार के थ्रू चलाया जाने वाला मिशन है, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर में। ठीक है, इसका मेजर मकसद यह है कि हम लोग 100 शहरों के अंदर चीज़ें पूरी तरह से बदल दें, चीज़ें बिल्कुल स्मार्ट स्मार्ट बना दें, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट बन जाए, लोगों की यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी बन जाए। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद ये भी है कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, ठीक है, वो यहाँ पर एस्पिरेशंस लोगों की फुलफिल हो पाएँ, हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दें वहाँ पर। तो ये सारा स्मार्ट सिटी का मिशन है। स्मार्ट सिटी मिशन के फीचर्स क्या क्या हैं, तो फीचर्स में आप देख पाओगे यहाँ पे डेवलपमेंट पहला आपको देखने को मिलेगा, और रीडेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब एरिया को
बहुत अच्छा बना देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ के उस प्रॉब्लम के लिए एक स्मार्ट सोल्यूशंस लेकर आना, कोई कूड़ा करकट है उसको यहाँ पर मैनेज करना। ठीक है, यहाँ पे अलग से रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना, वॉक अवे बनाना, लोग यहाँ पे जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए अलग रास्ता हो। ठीक है, जो गाड़ी चलने वाली हैं वो अलग रास्ता हो। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर हो। तो इन सब चीज़ों को बनाया जाएगा ताकि चीज़ें स्मार्ट हो जाएँ, जो पूरा का पूरा शहर है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाए। ये हमारा स्मार्ट सिटी मिशन था। आई होप आप लोग यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर चुके हो। ठीक है, आगे उसके बाद अगला आर्टिकल आता है। नेक्स्ट आर्टिकल में अर्थ डे के बारे में चर्चा की गई है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। पहली बात, मुद्दा क्या निकल कर आता है। मुद्दा ये निकल कर आता है 22 अप्रैल 2022 को, मतलब जो अभी यहाँ पे 22 अप्रैल निकला है, इस दिन हम लोगों ने 52 यानी 52वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है अर्थ डे की। अर्थ डे अपने आप में एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसको दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है और हमारा फोकस ये है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। ठीक है, तो हमारा फोकस अर्थ डे को सेलिब्रेट करने का ये हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दें, क्योंकि आज के टाइम पर एनवायरनमेंट को लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको पता ही है। और इसी चक्कर में जो साल 2022 के अर्थ डे का थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, हम अपने प्लानट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर हुआ। अब इस आर्टिकल को भी इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल से कवर किया है, आप लोग देख पाओगे। अर्थ डे 2022 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है ताकि लोगों को यहाँ पर अर्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में इंकरेज किया जा सके। अब ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। दैट इज़ वाई मैंने ये छोटा सा आर्टिकल आपके लिए लगा दिया है कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डे आता है तो उसको भी आप लोग थोड़ा बहुत कवर कर लिया करो कि आपके पास थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट्स हो जिसके बेसिस पर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जैसे यहाँ पे अर्थ डे के बारे में बात करें, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लो। दुनिया भर में यहाँ पर इसको यहाँ पे एक तरीके से आप देख पाओगे मनाया जाता है, यहाँ हमें पता चल चुका है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है earthday.org करके, ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो अर्थ डे है इसको हम लोग पहले अर्थ डे नेटवर्क के नाम से जानते थे। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को अर्थ डे नेटवर्क के नाम से जानते थे। इसका मेजर मकसद यह है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल मूवमेंट हम लोग चलाएं, अपने प्लेनेट के अंदर एक बहुत बड़े चेंजेस कर पाएँ जो आज के टाइम पर एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हम लोग रोक पाएँ। क्लियर हुआ। अब अर्थ डे के साथ ही साथ हम लोग एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, वो है अर्थ आवर का। तो अर्थ आवर क्या है इसको भी समझ लो। जो अर्थ आवर है ये बेसिकली इनिशिएटिव है किसका, WWF का, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का एक इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसको भी हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। हर साल ये कब आता है, मार्च के आखिरी सैटरडे में अर्थ आवर आता है। अर्थ आवर का मतलब क्या, मतलब 1 घंटे की बात हो रही है ये। बिल्कुल, ये 1 घंटा वो घंटा है जहाँ पे लोगों को एंकरेज किया जाता है। लगभग 180 देशों में लोगों से बोला जाता है कि शाम 8:30 से शाम 9:30 तक आपको लाइट्स वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ करनी है। या हम लोग लाइट्स वगैरह स्विच ऑफ कर दें ताकि हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस फैला सकें, एक जागरूकता फैला सकें क्लाइमेट चेंज के बारे में कि आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम लोग को अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग यहाँ पर अर्थ आवर को भी मनाते हैं। तो अर्थ आवर बेसिकली 1 घंटा है जो 8:30 से 9:30 के बीच में आपको देखने को मिलता है। उस दिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो देश हैं दुनिया भर के वो सब लाइट्स को ऑफ करते हैं। ये कब आता है, तो ये मार्च में लास्ट सैटरडे में आता है। अब यूपीएससी ने 2014 में अर्थ आवर को लेकर ही क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पहला ये पूछा गया कि जो अर्थ आवर के अंदर है ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक इनिशिएटिव है यूनेप और यूनेस्को का। ये तो बिल्कुल पहला पॉइंट सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो अर्थ आवर है वो इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का, यानी WWF का। तो पहला स्टेटमेंट हुआ गलत। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है ये बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 1 घंटे के लिए, एक दिन में, मतलब हर साल में एक दिन आता है जहां पे 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ करते हैं। तो हाँ, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी हमने ये पढ़ा था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि बेसिकली यहाँ पर ये एक मूवमेंट है जो कि यहाँ पर जागरूकता फैलाता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि हमारे प्लेनेट को बचाने के बारे में जागरूकता फैलाता है। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर सी हो गया, 2 और 3 ओनली। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ, आपको पता होगा डेली अपने करंट अफेयर और द हिंदू के वीडियोज़ में, और इसको लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को भी लगा दिया था। अगला आर्टिकल और भी ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पर भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। नीति आयोग को अपना खुद का एक वाइस चेयरमैन मिल चुका है, एक नए वाइस चेयरमैन। तो डिस्कस करेंगे नीति आयोग आखिरकार क्या है। इसको लेकर पहले भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए, सर नीति आयोग क्या है, इसके बारे में बता दो। चलो, नीति आयोग क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हुआ, हमारी सरकार ने अभी अपॉइंट किया है एक व्यक्ति को जिनका नाम है सुमन के बैरी। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हो।
तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन नए आ चुके हैं। अब मतलब इससे पहले कोई वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, बिल्कुल हुआ करते थे। तो यहाँ पे वो कौन थे, वो थे राजीव कुमार। तो यहाँ पे राजीव कुमार ने इस्तीफा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये सुमन के बेरी आ चुके हैं। क्लियर हुआ। सुमन के बेरी का पिक्चर आप लोग यहाँ पे बराबर में देख पा रहे होंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल के अंदर पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाम सुमन के बेरी। अब क्या होगा, ये तो आपसे वनडे एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप लोग पिछले 20 साल के पेपर भी देख लोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर इसका चेयरमैन कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग आखिरकार क्या है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। नीति आयोग समझते हैं। नीति आयोग के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देता हूँ। जैसे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस नीति आयोग को लाया गया। इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, नीति आयोग से पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो प्लानिंग कमीशन को हटाकर हम लोग नीति आयोग को लेकर आए थे। इसका मेजर मकसद यहाँ पर क्या है कि हम लोग, चलो मकसद मैं अभी बताऊंगा, मकसद में रुक जाओ अभी। चेयरपर्सन याद रखो, चेयरपर्सन कौन है, वो अगेन यहाँ पे हमारे पीएम मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इसके चेयरपर्सन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। और अभी हम जो बात कर रहे हैं एक वाइस चेयरमैन की बात करते हैं। क्लियर हुआ। अब नीति आयोग के बारे में आपको पता चल चुका है कि हाँ भाई नीति आयोग क्या है, एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी सरकार की, जो कि बनाई गई थी 2015 में हमारे एनडीए गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि आज के टाइम पर हमारी पीएम मोदी की सरकार जो चल रही है उनके थ्रू। अब नीति आयोग का मकसद यह है कि जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है इनको एडवाइस देना, जो अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं उसको यहाँ पे टैकल करना, उसको लेकर एडवाइस देने का काम करता है नीति आयोग। सिर्फ इतना ही काम नहीं है, इसके अलावा और ही बहुत काम है। पहले हम समझते हैं नीति आयोग के अंदर होता कौन कौन है, कौन कौन व्यक्ति होता है, कैसे कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो पहली चीज़, जो नीति आयोग के चेयरपर्सन या चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर पीएम यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं एक वाइस चेयरपर्सन को, ध्यान रखना। और वाइस चेयरपर्सन वो होना चाहिए जो कि यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को होल्ड करता हो। दूसरा चीज़ यहाँ पर इसके साथ साथ इसी नीति आयोग के अंदर आपको सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सभी यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर नहीं होते, आपको पता है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया इसके अंदर रीजनल काउंसिल्स भी आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कि छोटे छोटे रीजनल एरियाज़ के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद इसको चेयर किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, ये मैंने आपको बताया। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे आप देख पाओगे ये कुछ पर्सनैलिटीज़ को भी नॉमिनेट करते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ के पास काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, स्किल नॉलेज है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं पर्टिकुलर डोमेन्स के अंदर में, तो उनको भी यहाँ पर एज अ स्पेशल इन्वाइटीज़ को तौर पर लेकर आया जाता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फुल टाइम मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि मिनिस्टर्स की रैंक पर होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि जो कभी कभी नीति आयोग के लिए काम करते हैं। तो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं जिनको इन्वाइट किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च सेंटर से। देन उसके बाद लास्ट में हमारे जो पीएम है वो यहाँ पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ को भी अपॉइंट करते हैं, जिसकी रैंक मतलब एक रैंक ऑफ सेक्रेटरी वाली रैंक होगी, तो उसको भी अपॉइंट किया जाता है नीति आयोग के लिए। तो नीति आयोग के अंदर ये सारे व्यक्ति होते हैं, इनके बेसिस पर पूरा का पूरा नीति आयोग वर्क करता है। अब इसका एम, एजेंडा, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये सब क्या है हम लोग इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको 2 स्लाइड्स में पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बोलता है जो पर्पज़ है नीति आयोग का वो यह है, हम लोग लेकर आए थे प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को लेकर आए। इसका पर्पज़ यह है कि हम लोग डेवलपमेंट को बढ़ा सकें। ठीक है, और मेजर ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना सके जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट के ऊपर काम करे, अलग अलग सेक्टर और स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पर डेवलप कर सके, स्टेट्स और सेंटर दोनों को साथ मिलकर लेकर चल सके। प्लस यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्टअप कर सके। तो नीति आयोग का मेन काम यह भी है कि फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। फेडरलिज्म क्या है ये आपको पता है, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम करें, इसके ऊपर फोकस किया जाता है, दोनों मिलकर काम करें, तो इसको लेकर नीति आयोग काम करता है। देन उसके बाद यहाँ पर नीति आयोग ने कुछ ऐसे तरीके यहाँ पर डेवलप करने के ऊपर फोकस करता है जहाँ पे हम लोग अपनी ग्रोथ देख सकें। इनफैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कंट्री की ग्रोथ को लेकर काम करता है। प्लस यहाँ पे काम करता है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर, स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को देखी जाती हैं। तो अगेन देखो बार बार जो फोकस है वो कंट्री के डेवलपमेंट, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, अभी तक यहाँ पर ये 3 पॉइंट निकल कर आए हैं, इसके ऊपर फोकस करने का काम है नीति आयोग का। फिर उसके बाद नीति आयोग का मेजर काम ये भी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आना
जहाँ पर जो देखो अभी अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। अब उन अलग अलग डिपार्टमेंट में बड़े बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म लेकर आने का काम करता है। तो नीति आयोग का मेजर काम है सबको साथ में लेकर चलें, कोई भी डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, शांतिपूर्वक सारा काम किया जा सके, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें। प्लस उसके बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर फोकस करता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग आगे निकलें। ठीक है। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये इंश्योर करता है कि जो इंडिया का लेवल और रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड लेवल के अंदर, वो रैंकिंग हमारी डेवलप होती रहे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इसका मेजर मकसद यहाँ पर ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकेंगे, जो यहाँ पर मिस एडवेंचर्स और जो करप्शंस हो रहे हैं वो यहाँ पर रोक पाएंगे हम लोग। प्लस हम लोग अपने वर्किंग सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अकाउंटेबल बना पाएंगे। तो ये सारे फ़ायदे आपको देखने को मिल जाएंगे, किसके, ये सब यहाँ पर आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे नीति आयोग के। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इस प्रकार से काम करता है नीति आयोग। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बेसिकली ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल आप कह सकते हो इसका मकसद यहाँ पर यह है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आप एक तरीके से बातचीत करना, एडवाइस देना, प्लस हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेकर चलना और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करना, ये इसका काम रहता है नीति आयोग का। फिर उसके बाद एक आर्टिकल आपको इसके बाद और देखने को मिलेगा, ये मैंने लगा रखा है। ये वाला आर्टिकल आपके साथ मैं कल डिस्कस करूँगा असम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब इसके पीछे का एक कारण है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ, लेकिन कल मैं आपके साथ इसको दोबारा से देखूंगा। कारण यह है कि इस लैपटॉप की बैटरी जा रही है यार कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं चार्जर लाना भूल चुका हूँ, मैं कहीं और था इस वजह से यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं। काफ़ी वीडियो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये आर्टिकल इसी अच्छा हुआ ये कि मैंने इसको लास्ट में लगाया था। अब ये आर्टिकल ऑलरेडी मैं आपके साथ कल डिस्कस कर चुका था, लेकिन इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसको कम से कम मुझे 10-15 मिनट चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी मैं इसको ख़त्म कर दूँ। नहीं, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, इस वजह से यहाँ पर आपको समझ में भी आना चाहिए। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। ये आपकी पीपीटी के अंदर मेंशन रहेगा, आप रीड करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। इसको पूरे आर्टिकल को मैंने लगा तो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, इस आर्टिकल को मैं आपके साथ कल डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फटाफट हम लोग यहाँ पर 3-4 मिनट हैं तो रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर ये लैपटॉप बंद हो जाने वाला है, ठीक है। रिवीजन कर तो सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर आया गया है। नीति आयोग ने यहाँ पर इस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को रिलीज़ किया है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैटरीज को चेंज कर सकते हैं। अब बैटरी की अदला बदली से यहाँ पर सारा काम हम लोग कर पाएंगे, और जो चार्जिंग करने वाली आवश्यकता पड़ती थी, भाई एक जगह पर गाड़ी खड़ी करके चार्जिंग में लगा दो, वो चीज़ें यहाँ पर, वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। आप बैटरी उठाओ, अपनी निकालो, बैटरी डालो मशीन के अंदर, दूसरी बैटरी उठाओ, अपनी गाड़ी में लगाओ और फटाफट यहाँ पे गाड़ी को लेकर चल जाओ। अब ये जो पूरा का पूरा बैटरी पॉलिसी है, ये यहाँ पर BAAS के ऊपर काम कर रहा है। ये एक बिजनेस मॉडल है बैटरी एज अ सर्विस के अंदर। हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको अलग अलग प्रकार से मिलते हैं, किसी के अंदर बैटरीज फिक्स्ड होती हैं, किसी के अंदर बैटरीज रिमूवेबल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी के अंदर बैटरीज को आपको रेंट पर मिलेगा, लीज पर मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पे आपको जो व्हीकल्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, आप उनके बेसिस पर काम कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बोला गया आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी कम हो जाएंगे, आपको बहुत आसानी से यहाँ पर आप आराम से बैटरी फिट वगैरह करके अपनी गाड़ी को चला पाओगे। प्लस यहाँ पर सरकार ने टैक्स को कम करने के ऊपर फोकस किया है। प्लस यहाँ पर बैटरीज़ के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डाला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के थ्रू, ताकि क्या कर सकें हम लोग, ताकि हम लोग बैटरीज़ के ऊपर जो भी नंबरिंग है उसके बेसिस पर उन बैटरीज को ट्रैक कर सकें, उनको मॉनिटर कर सकें। अब इस पूरे पॉलिसी को मतलब देखने के लिए या फिर इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए एक बॉडी हमारे पास, वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देन उसके बाद इस पॉलिसी की हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनको पहले जब हम लोग खरीदते थे तो उसके अंदर फिक्स बैटरीज का कॉन्सेप्ट था, पहले फिक्स बैटरीज लगाई नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर बैटरी को आप चेंज कर सकते हो, ये इसका एक फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ये भी कि हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं ताकि हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकें। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पर और भी तगड़ा होने वाला है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडिया का हमने कनेक्शन को पढ़ा। इंडिया यहाँ पर एक 30 कैंपेन चला रहा है, जहाँ पे 2030 तक हम लोग फोकस करेंगे कि 30% हम लोग नए जो व्हीकल्स बेचें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, ठीक है, ये मेंशन किया गया। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी सारी परेशानियाँ भारत फेस कर रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, भारत इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता है। लिथियम आयन सेल्स को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, तो वहाँ पर हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, ये प्रॉब्लम है। तीसरा, यहाँ पर कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आज के टाइम पर जो चार्जिंग स्टेशंस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से वो बहुत ज़्यादा कम
आपको देखने को मिल पाएंगे। इन चार्जिंग स्टेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, प्लस टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमी है, स्किल्ड लेबर की काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे पास बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स को लेकर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कम है और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बैटरी यहाँ पर एक मेजर पोर्शन बन जाता है। फिर अगले आर्टिकल हमने फ़ोन टैपिंग लॉस को कवर किया कि एक लेडी आईपीएस ऑफिसर है जो कि यहाँ पर अभी एफआईआर को फेस कर रही है। इल्ज़ाम है कि भाई इन्होंने यहाँ पर गलत तरीके से जो है जानबूझकर जो है एक एमपी की फ़ोन टैपिंग कर रही है। फ़ोन टैपिंग को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भाई। फ़ोन टैपिंग को लेकर देखो, फ़ोन टैपिंग क्या होता है, कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पे सारे टैपिंग्स आपको कनेक्टेड देखने को मिल पाएंगी। सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस दे रहा है, उससे यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे और वो सारी जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो। बाकी फ़ोन टैपिंग कौन करेगा, तो स्टेट पुलिस के साथ साथ यहाँ पे 10 सेंट्रल एजेंसी बॉडीज़ आपको देखने को मिलती हैं जो टैपिंग कर सकती हैं, प्लस कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो वो इलीगल है। अब टैपिंग को लेकर हमारे पास इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 देखने को मिल पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पर और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर फ़ोन टैपिंग को लेकर ऑर्डर देते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग ऑर्डर किसी और व्यक्ति से भी ले सकते हैं, दूसरे थोड़े से लोअर रैंक के ऑफिसर से। वो ऑफिसर्स कौन कौन हो सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। प्लस मिसयूज़ के कंडीशन में हम लोग क्या क्या करेंगे वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन उसका रिकॉर्ड्स जो भी कलेक्ट करे गए उनको डिस्ट्रक्ट करने के लेकर भी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर चीज़ें मेंशनड आपको देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया कि भाई यहाँ पर काफ़ी सारे इन ICCC को हम लोग सेटअप करेंगे। ICCC का मेजर काम यह है कि शहर के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखने का काम करा जाए। प्लस यहाँ पे हमने डिस्कस किया स्मार्ट सिटी मिशन को, तो बेसिकली यहाँ पर एक केंद्र सरकार थ्रू चलाई जाने वाली स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में। फीचर्स इसका पूरी तरह से डेवलपमेंट के ऊपर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगले आर्टिकल में अर्थ डे के बारे में जाना। अर्थ डे क्या है, तो अभी यहाँ पे 22 अप्रैल 2022 को 52nd एनिवर्सरी यहाँ पे हमने सेलिब्रेट करी है अर्थ डे की। अभी जो थीम है 2022 का वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अर्थ आवर क्या होता है, इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। देन नीति आयोग को अभी एक नया वाइस चेयरपर्सन मिला है, वो चेयरमैन कौन है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। नीति आयोग क्या है वो हम लोगों ने जाना। नीति आयोग के बारे में आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। देन उसके बाद 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब इस पूरे के पूरे नीति आयोग के अंदर और कौन कौन व्यक्ति होता है, चेयरपर्सन चेयरमैन के अलावा भी आपको वाइस चेयरपर्सन और भी बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए और भी बहुत सारे स्किल्ड पर्सनस हो गए, पार्ट टाइम मेंबर्स हो गए, वो कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे लाया जाता है वो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया नीति आयोग के क्या मकसद है, इसका एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर फोकस करता है कि दुनिया भर के अंदर इंडिया के अंदर यहाँ पे एक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, प्लस स्टेट और सेंटर को साथ में लेकर चला जाए। फेडरलिज्म के ऊपर काम करता है कि भाई दोनों जो देखो स्टेट्स और सेंटर दोनों मिलकर साथ में काम करें। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देता है। प्लस यहाँ पर ध्यान देता है कि भाई जो भी डिपार्टमेंट इशूज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। प्लस ध्यान देता है, फोकस रहता है कि नए नए इनिशिएटिव्स के ऊपर में, प्रोग्राम्स के ऊपर में, टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाए। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो करप्शन वगैरह है उसको ख़त्म करने के ऊपर फोकस करता है नीति आयोग। तो नीति आयोग के ये सारे आपको वर्क देखने को मिल जाते हैं। फिर ये एक आर्टिकल ये भी था जो कि मैंने आपके लिए कल के लिए स्किप कर दिया है, इसको हम लोग कल देख लेंगे क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर आपका टाइम मतलब आपका ये आर्टिकल की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा मैं वेस्ट कर पाऊँ, तो इस वजह से मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, कल डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज़ तो यहाँ पर मैं आगे वो आर्टिकल डिस्कस कर ही लेता, लेकिन उसमें यार मतलब मुझे पता है कि 15 मिनट लगेंगे, इसी वजह से मैं उसको कम समय में नहीं कवर करना चाहता ना। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।